गुड आफ्टरनून। अगला प्रकार है, हेडिंग डालिए, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा लिख लीजिए। इनका उच्चारण एक प्रकार की रगड़ या घर्षण से होता है। इनका उच्चारण एक प्रकार की रगड़ या घर्षण से उत्पन्न ऊष्म वायु से होता है। ऊष्म व्यंजन की परिभाषा लिखिए। इनका उच्चारण एक प्रकार की रगड़ या घर्षण से उत्पन्न ऊष्म वायु से होता है, इसीलिए इन्हें संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। इसीलिए इन्हें संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। संघर्षी व्यंजन कहने का अर्थ ये हो जाएगा कि इनके बोलने में, मुख विवर में संघर्ष जैसी स्थिति दिखाई देगी। और संघर्ष क्या है? जिसमें कि रगड़ और घर्षण पैदा होगा। रगड़ और घर्षण पैदा होगा। आप लोग जानते हो, आग पत्थर से पत्थर को रगड़कर, आग के आविष्कार के लिए भी हम कहते हैं कि बांस से बांस रगड़ा होगा। तो रगड़ से ऊष्मा पैदा होती है। सर्दियों में आप लोगों को जब ठंड लगती है तो ऐसे ऐसे हाथ रगड़ते हैं लोग, ये रगड़ने से ऊष्मा पैदा होती है। इस पैदा हो रही ऊष्मा के कारण के आधार पर ही यह सिद्धांत विकसित हो रहा है उच्चारण में कि जब हम ऊष्म व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो इनमें वायु रगड़ती है मुख विवर में, और वायु का घर्षण होता है मुख विवर में। तो वायु के घर्षण के कारण इनको हम संघर्षी या ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म इसलिए क्योंकि रगड़ से ऊष्मा पैदा होती है, और संघर्षी इसलिए क्योंकि संघर्ष होता है मुख विवर में। ठीक है दोस्तों, ये परिभाषा क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। अब इसके उदाहरण लिख लो। जैसे ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? 4। अंतस्थ व्यंजन कितने थे? 4। स्पर्श व्यंजन या वर्गी व्यंजन कितने थे? 27। अब जो ऊष्म व्यंजन है, संघर्षी व्यंजन है, ये 4 कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले लिखना श, श, जिसको हम बोलते हैं तालव्य श, श, शल्यम, कोशिश। तो जो श है, श, ये तालव्य है, जिसे तुम लोग बोलचाल की भाषा में बड़ा सा कहते हो। इसके बाद दूसरा श, श, जिसको हम षटकोण वाला श बोलते हैं। इसको मूर्धन्य सा बोला जाता है। आम बोलचाल की भाषा में विद्यार्थी समझने के लिए कह देते हैं पिट फन्ना सा। एक ऐसा सा जिसका पेट बीच से फटा होता है, पा बना के बीच में पेट फाड़ देते हैं। तो बोलचाल की देशज भाषा में इसको पिट फन्ना सा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये दूसरा ऊष्म व्यंजन वर्ण है। तीसरा इसमें नीचे लिखिए सा, सा जो सीता वाला है। इस सा के पीछे जो छोटा सा कहते हो तुम लोग, इस सा के आगे लिख लो दंती सा। इसमें दांत से प्रयोग होता है। हवा के रगड़ने का, तो दंती सा। ठीक। और चौथा इसमें आता है हा, हा। हा ध्वनि जो है, इसके आगे ब्रैकेट में लिख सकते हो काकल्य। एक नया टर्म तुम्हें बता रहा हूं, काकल्य ध्वनि। यह बहुत महत्वपूर्ण ध्वनि है, काकल्य ध्वनि।
यह पूरी वर्णमाला में जब हम किसी अन्य वर्णमाला से इसको जोड़ते हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हर ध्वनि के बदलाव में, हर ध्वनि के उच्चारण में इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका हमारी निकल कर आती है। इसीलिए यह ध्वनि सर्वाधिक महत्वपूर्ण ध्वनि के रूप में हमें दिखाई देती है। काकल। इन 4 व्यंजन वर्णों को हम ऊष्म व्यंजन वर्ण कहते हैं। ऊष्म व्यंजन वर्णों की परिभाषा हम आपको बता चुके हैं कि इनका उच्चारण एक प्रकार की रगड़ या घर्षण से उत्पन्न ऊष्म वायु से होता है। यह संघर्षी व्यंजन भी कहलाते हैं। यह 4 हैं: श, श, स, ह। अब इनके उच्चारण को मैं तुम्हें समझा देता हूं, और एक बार यदि आप लोग इसका उच्चारण ठीक से जान जाएंगे तो कभी भी इसके उच्चारण में आप लोगों को तकलीफ नहीं होगी। सबसे पहले तालव्य श। इसमें कुछ नहीं करना होता है, जो आपकी जीभ है उसको आगे लाके नीचे वाले दांतों के पास इस तरह से घुमा के लगा देते हैं। ऊपर जो फेफड़ों से प्राणवायु निकलती है कंठ से होकर ऊपर जाकर तालू में टकराती है, और तालू पर रगड़ते हुए, क्योंकि जब आगे की जीभ ऐसे पीछे करते हैं तो पीछे की जीभ का हिस्सा अपेक्षाकृत सामान्य स्थिति से थोड़ा अधिक ऊपर उठ जाता है, और जिसके आधार पर वो वायु जो कि फेफड़ों से निकलकर आती है कंठ मार्ग के माध्यम से, वो तालू पर टकराती है, रगड़ पैदा करती है, घर्षण पैदा करती है, और उसके उपरांत वो ऊपर से रगड़ पैदा करके आके नीचे जीभ के सहारे बाहर निकलती है, और उससे एक सीटी बजने जैसी ध्वनि पैदा होती है। श, 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 श। अब इसमें श बोलने में तुम्हें ये लगेगा कि ये तो हमारे दांतों के पास आगे आके हवा रगड़ रही है या घर्षण कर रही है, लेकिन वस्तुतः यह वायु आपकी तालू पर घर्षण करती है। इसीलिए इस स को हम तालव्य श कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका उच्चारण आपने समझ लिया। अब हम दूसरा सा, जिसे मूर्धन्य सा कहते हैं, भाषा। ठीक, मूर्धन्य से आप अर्थ समझ रहे होंगे कि इसमें जो प्राण वायु का घर्षण होगा वो मूर्धा पर होगा। तो मूर्धा पर वो घर्षण किस प्रकार से होगा? तो इसके लिए आप अपने मुख में जो जिह्वा है आपकी, वो ठीक पैरेलल ऐसे करके रोक लोगे। मुंह में बीच में जीभ जब रहेगी और अंदर से फेफड़ों से निकलकर जो प्राणवायु आएगी, उसको जीभ और मूर्धा के बीच से निकलना होगा। क्योंकि जीभ बीच में आ जाएगी तो स्थान कम हो जाएगा, इसलिए वो वायु मूर्धा पर रगड़ेगी, मूर्धा पर घर्षण पैदा होगा, और मूर्धा पर जब वायु का घर्षण होगा तो वहां पर रगड़ से ऊष्मा पैदा होगी। इसीलिए ये ऊष्म व्यंजन है। इसका उच्चारण करने का तरीका मैंने बताया, जिह्वा को बीच में रोक लेना। श, 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 श। भाषा, आभूषण, आभूषण। ये दूसरा श हो गया मूर्धन्य ऊष्म ध्वनियों में। और तीसरी ध्वनि बताई जिसको हम दंती सा कहते हैं। दंती सा के लिए आपके मुख में और कुछ नहीं, जीभ का अगला हिस्सा आपके दांतों के पास ऊपर वाले दांतों से आकर टच हो जाएगा। सा, सा। जिह्वा के अग्रभाग को ऊपर के दांतों के साथ मिलाकर आप जब ध्वनि उच्चारित करेंगे तो ये दंती सा होगा, और इसमें जो घर्षण है वो आपका आपके दांतों के पास होगा। ठीक है। सा, सा। ये सीता, सरिता, जिसे हम छोटा सा भी कहते हैं। अब ये छोटा सा और बड़ा सा क्यों कहते हैं? तीनों में, तीनों ऊष्म ध्वनियां हैं, तीनों में घर्षण हो रहा है, तीनों को संघर्षी व्यंजन वर्ण भी कहते हैं। फिर आखिर क्यों ये छोटा सा और बड़ा सा वाला कॉन्सेप्ट है? तो जब आप तालव्य श लिखते हैं या मूर्धन्य श लिखते हैं तो उसको इंग्लिश में हम SH से लिखते हैं, और जो दंती सा है
जिसे हम छोटा सा कहते हैं, उसके लिए हम एस का प्रयोग करते हैं। तो एस मतलब एक ध्वनि इंग्लिश की, एस एच दो ध्वनियां, तो इसमें हा आगे लगता है काकल, इसलिए शा शा बड़े सा है और सा छोटा सा है। दोस्तों मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं, कुछ बच्चों को ये भी लग सकता है कि इतना स्लो चल रहे हैं, लेकिन चूंकि आप लोग YouTube पे भी बहुत सारे हिंदी वर्णमाला के लिए वीडियो पढ़े हैं, देखोगे उनमें आधी अधूरी जानकारी है, उनमें शब्दों के अर्थ भी क्लियर नहीं है। सभी चीजें अगर जो तार्किक और कॉन्सेप्चुअली आप समझ लेंगे तो हमेशा के लिए आपका यह भ्रम मस्तिष्क से अलग हो जाएगा कि हिंदी वर्णमाला में किस स्वर का, किस व्यंजन का किस प्रकार से उच्चारण होता है। क्लियर यहां तक? किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें चैट बॉक्स में पूछते रहेंगे, उसका मैं आपको रिप्लाई करता रहूंगा। अब दोस्तों इसके बाद आगे आप हेडिंग डालिए जो कि तुम्हारी परीक्षा के बहुत सारे प्रश्नों को हल करने के लिए सहायक होगी, और वो हेडिंग है उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण। उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण। इसमें हम आपको एक टेबल बनाने के लिए कहेंगे जिससे कि आपको हमेशा के लिए ये ध्यान रहे, पूरी की पूरी वर्णमाला एक साथ आपकी बटी हुई रहे, किस उच्चारण स्थान से किस वर्णमाला का कौन सा वर्ण जिसकी ध्वनि उच्चरित होती है, ये हमेशा के लिए कॉन्सेप्चुअली क्लियर रहेगा। पढ़ाते समझाते हुए आए हैं, एक बार फिर आपको दिखा देते हैं। तो ऊपर आप हेडिंग डाल लीजिए उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण। उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, इससे अब यह भी पता लग जाएगा कितना साफ आप लोगों को दिख रहा है, किस तरह की समस्याएं आ रही, वैसे बदलाव हम अपने और कर लेंगे। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है, नीचे एक एक स्थान लिखते जाइए और उसके आगे वो वर्ण लिखते जाइए जो उच्चरित होते हैं। सबसे पहले लिखिए कंठ। कंठ, और कंठ के आगे वो वर्ण या वो ध्वनियां लिखिए जो कि आप कंठ से उच्चरित करते हैं। ठीक, सबसे पहले कंठ से उच्चरित होने वाली ध्वनियों में हमने आपको बताया था स्पर्शी व्यंजन का क वर्ग। अब चाहे तो यहाँ पे क वर्ग की सभी ध्वनियां आप लिख सकते हैं, का, खा, गा, घा, या, और चाहे तो आप सिर्फ का वर्ग लिख दीजिए। का वर्ग, का वर्ग का ही अर्थ है कि इस का वर्ग में पांचों ध्वनियां शामिल हैं जो कि का वर्ग की ध्वनियां कहलाती हैं। ठीक, कंठ से का वर्ग का उच्चारण होता है। फिर कुछ किताबों में तुमने पढ़ा होगा या कहीं आप पाओगे, ओके ऊपर नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि लाइट पड़ रही है, थोड़ा नीचे देखो। ठीक है, दिखाई देगा, बाकी हम बोल तो रहे हैं, थोड़ा अंदाज आप लोग लीजिए। लाइट का कोई और सेटअप करेंगे जिससे लाइट थोड़ी ठीक हो जाए, सीधी बोर्ड पे न पड़े। सॉरी, कवर। कवर के बाद एक ध्वनि और है जिसको हम कहते हैं हा। जो हा ध्वनि है यह भी कंठ से कुछ पुस्तकों में मिलेगी, लेकिन इसके साथ मैं तुम्हें लिखा रहा हूं वो ब्रैकेट में लिख लेना कि यह ध्वनि स्वर यंत्री से उच्चरित होती है, क्योंकि स्वर यंत्री कोई अलग से हम इधर नहीं लिखाएंगे, इसलिए इसी को लिखा दे रहे हैं। अब आप कहें कि विकल्प में यदि कंठ और स्वर यंत्री दोनों हो तो किसको हम चुनेंगे?
यदि दोनों हो तो स्वरयंत्री, और एक है तो चाहे कंठ है तो वो सही है, स्वरयंत्री है तो वो सही है। स्वरयंत्री का ही दूसरा नाम हमने आपको क्या बताया था? अलजिह्वा। अलजिह्वा, इसी को बोलचाल की भाषा में आप लोग क्या कहते हो? कौवा। मुख में जो आपके कौवा है, कल बताया था तालू के पास जो एक लटकता हुआ सा हिस्सा है, उसमें जो लटकता हुआ सा हिस्सा है उसको हम कौवा कह देते हैं। ठीक है, चलो लाइट के साथ एक प्रयोग करके देखते हैं कि शायद आप लोगों को और साफ दिखे। लाइट की कुछ समस्या सही हुई और स्पष्ट दिखाई देना शुरू हुआ। चलिए, ये सब प्रयोग अभी आज हमारे क्लास में चलते रहेंगे, जिनके साथ हम इसको समझेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पहले की अपेक्षा अब अधिक साफ दिखाई दे रहा होगा। ठीक है दोस्तों, तो हमने तुम्हें क्या बताया कि कंठ से कौन सी ध्वनियां उच्चारित होती है? तो पहले कवर, फिर हा। हा के साथ लिखा दिया स्वरयंत्री। स्वरयंत्री और अलजिह्वा, इसको अलग अलग नाम से बुलाते हैं और बोलचाल की भाषा में इसको हम कौवा भी कहते हैं, जो सबके मुख में होता है। इसीलिए स्वरयंत्री से उच्चारित होने के कारण हमने कहा था यही ह ध्वनि जो ऊष्म व्यंजन है, ये काफी महत्वपूर्ण ध्वनि है। अब हम ये तो व्यंजन में बता दिए, स्वर में अगर जो देखें कि स्वर में कंठ से कौन कौन से स्वर उच्चारित होते हैं, तो दूर थोड़ा सा आगे बढ़ के लिख लेना, अ और आ। कंठ से हमारे दो स्वर उच्चारित होते हैं, अ और आ। इन्हें हम कंठ से उच्चारित बताते हैं। ठीक है दोस्तों, अब कंठ के बाद नीचे अगला स्थान लिखिए जिसे कहते हैं ताल। ताल, ताल से उच्चारित होने वाली कौन सी ध्वनियां हैं? तो सबसे पहले तो आप लोगों को याद है, स्पर्शी व्यंजन में मैंने पूरा वर्ग बताया था, जिसको कहते हैं च वर्ग। च वर्ग की अगर जो अलग अलग ध्वनियों की हम बात करें तो च, छ, ज, छ, य, और एक साथ पांचों को लिख दें तो हम लिख देंगे च वर्ग। ठीक है, च वर्ग के अलावा कौन सी ध्वनि बोली जाती है? तो हमने तुम लोगों को बताया था कि जो अर्ध स्वर य होता है, यह भी ताल के पास से उच्चारित होता है। या के अलावा अभी हमने ऊष्म व्यंजन ध्वनि में एक तालव्य ध्वनि बताई थी, जिसको श। ठीक है, ये पांच चवर की या और श तालव्य से ताल। इसके बाद अगर जो स्वर कौन कौन से उच्चारित होते हैं, तो इसी रो में आगे जाके लिख लेना ई। ई, ई कहां से उच्चारित है? ताल से। ठीक है, इसके बाद अगला स्थान लिखिए मूर्धा। मूर्धा, मूर्धा। मूर्धा से कौन कौन सी ध्वनि उच्चारित होती है? तो सबसे पहले तो टावर।
टावर की कौन कौन सी ध्वनियां हो गई? टा, ठा, डा, ठा, ड़ा। काकल्य ध्वनि का अर्थ हमने तभी बताया था, अभी भी बताया कि कंठ के ऊपर जो कौवा है उसको स्वरयंत्री, काकल्य, अलजिब्या अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो इसलिए उसको काकल्य ध्वनि भी कहते हैं, क्योंकि कौवा को कहीं कहीं काकल्य कहा जाता है। काक, काकल्य, कौवा को भी काक कहते हैं, काकल्य से ही उसको कौवा नाम पड़ा है। अलजिब्या, स्वरयंत्री, काकल्य एक ही अर्थ में आता है। अब टावर, तो टावर में दो ध्वनियां वो भी आ जाएंगी जो द्विगुण ध्वनि के रूप में बताई थी, र और ठ। नीचे बिंदी लगने वाली दोनों ध्वनियां, ये टा, ठा, डा, ठा, ड़ा। तो इसी में डा और ढ के नीचे बिंदी लग के द्विगुण हो जाता है, वो दो ध्वनियां आ जाएंगी। फिर जो हमने तुम्हें अंतस्थ बताया था उसमें एक ध्वनि है रा। रा, रा में जो हमारी अलजिब्या प्रकंपित होती है, लेकिन वो कहां पर प्रकंपित होती है, कहां टच होती सी लगती है? मूर्धा। तो इसलिए मूर्धा में ही और कौन सा आ जाएगा? रा। और फिर मूर्धा से हमने ऊष्म में एक वर्ण आपको बताया, स, श, भाषा, ये मूर्धन्य श। तो कुल मिलाकर ये वर्ण टावर के 5 वर्ण, दो गुण के 2, 7 और एक अंतस्थ का, एक ऊष्म का, 9 वर्णों का उच्चारण स्थान कहां हो गया? मूर्धा। और इससे अगर जो मूर्धा से आप कहें कि स्वर में कौन सा उच्चरित होता है, तो यहाँ स्वर में नीचे आप लिख सकते हो कि यहाँ पर ऋ उच्चरित होता है। जो ऋ की ध्वनि है वो मूर्धा से उच्चरित होती है। मूर्धा के बाद अगला जो मुख में हमारा स्थान आता है वो है दंत। दंत से कौन सा उच्चरित होता है? तो वर्ग जो बांटे थे व्यंजनों में, उसमें वर्गीय व्यंजन में तवन। तवर, ता, था, ता, धा, न, ये सारी ध्वनियां क्या हो गई? तवर की ध्वनियां हो गई। और ये कहां से उच्चरित हो रही हैं? दंत से। ता, था, ता, धा, न। इसके बाद अगर जो दंत से आप देखें तो जो अंतस्थ में एक ध्वनि बताई थी ला, कि पार्श्विक ध्वनि है ये। इसमें जीभ ऊपर जाकर ऊपर के दांतों के किनारे पर, मसूड़े पर, गम पर टिक जाती है और फिर पार्श्व बनते हैं दोनों। तो इसको भी हम दंत में ही लिख देते हैं, वो ध्वनि हो गई ला। और फिर ऊष्म ध्वनि में हमने एक ध्वनि अभी बताई जिसको हमने दंती सा के रूप में बताया, तो वो सा, दांत से। तवर्ग 5, फिर अंतस्थ का ला, ऊष्म का सा, ये कहां से हो गया? दंत से। ये दंती के हो गए। अब दंती से कोई स्वर वो देखा जाए तो ये याद रखना, कभी पूछा जाता है मुख्य उच्चारण स्थानों में किस स्थान से किसी स्वर का उच्चारण नहीं होता, तो वो स्थान कौन सा है? दांत। दांत से किसी स्वर का उच्चारण नहीं होता। उसके बाद अंतिम महत्वपूर्ण इसी क्रम में स्थान है ओष्ठ। ओष्ठ, ओष्ठ से जो ध्वनियां उत्पन्न होती हैं, उच्चरित होती हैं, उनमें सबसे पहले हमने बताया था पावर। पावर, पावर की ध्वनियां अलग अलग बांट के पढ़ोगे तो पा, फा, मा, पा, फा, बा, फा, मा, ये कहां से उच्चरित हो रही? पावर, ओष्ठ। तो 5 ध्वनियां पावर की,
फिर ओष्ठ से कोई ध्वनि तुम्हें याद आ रही हो तो कोई ध्वनि नहीं मिलेगी। अब अगर जो ओष्ठ से स्वर में जाकर देखोगे तो दो ध्वनियां उ उ उ उ उ उ में होठ हमारे यूज होते हैं, मिलते नहीं है, खुले रहते हैं, लेकिन उ उ की ध्वनि होठों के सहारे ही उच्चारित होती है। उ उ। अब एक मामला आता है कि जब हम कहते हैं कि ये तो मुख्य हिस्से हमारे हो गए, लेकिन अब कुछ उच्चारण स्थान दो मिलकर उच्चारित होती हैं ध्वनियां। ऊपर हेडिंग आप लोग डाल चुके हो, इसे मैं मिटाता हूं, नीचे लिखने के बजाय मैं ऊपर लिख दूंगा। उसमें ध्वनियों में दो स्थान मिल जाते हैं। जैसे सबसे पहले कंठ धन ताल, कंठ धन ताल, कंठ ताल बोलते हैं इसे। कंठ और ताल से कौन सी ध्वनि निकलती है? तो तुम्हें हमने बताया था इसमें कोई व्यंजन ध्वनि नहीं ढूंढने मिलेगी, इसमें आपको वही संयुक्त होकर जो स्वर की ध्वनियां पैदा होती हैं। कंठ से आ और ताल से ई, आ और ई मिलके बनता है ए ऐ। तो कंठ ताल से क्या ध्वनियां हो जाएंगी? ए ऐ, ए ऐ। ए ऐ जो है यह कंठ ताल से उच्चारित हो रही है। उसके बाद दूसरा स्थान जो दो स्थानों से, तो उसको बोलते हैं कंठोष्ठ, कंठ धन ओष्ठ, ये कहलाता है कंठोष्ठ। कंठोष्ठ, कंठ धन ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ से मिलकर उच्चारित होती है जो ध्वनियां, वह स्वर की वही ध्वनियां हैं जो मिलके उभर कर आती हैं। कहां से? कंठ अ आ और ओष्ठ उ ऊ। तो कंठ और ओष्ठ मिलके क्या हो जाएगा? ओ आओ, ओ और आओ, ये हो गई कंठोष्ठ। क्लियर यहां तक? फिर दंत धन ओष्ठ, ये दो आगे की जो ध्वनियां बताऊंगा ये सामान्यतः से थोड़ा अलग जाके और एडवांस कॉन्सेप्ट होगा, लेकिन जब यहीं पर पढ़ा रहा हूं तो सारा एक साथ बता दे रहा हूं। ये तुम्हें बहुत आगे तक जाके मिलेगी। और वो कैसे कि दंत धन ओष्ठ, इसे दंतोष्ठ बोल देते हैं, दंत धन ओष्ठ, दंतोष्ठ। अब दंतोष्ठ में जो ध्वनियां हैं ये दरअसल एक तो जो हिंदी वर्णमाला में तुम्हें मिलती है कहां पर? अभी जब हमने तुम्हें ये सारी ध्वनियां लिखाई, या रा ला उआ छूटा हुआ है, उआ। अब ये उआ हम कहां से उच्चारित करेंगे? इसीलिए उआ का स्थान कहां पे है? दंतोष्ठ। कल तुम्हें हमने बा और हुआ, तो जब हुआ बोलते हैं तो होठ हमारे पाउट बनाने जैसे बाहर को निकलते हैं, लेकिन होठों का पिछला हिस्सा दांतों से टच रहता है इस आकार। तो दांत और होठ मिलके जो ध्वनियां निकालते हैं उसको हम हुआ। अब इसी में एक आगत ध्वनि अलग से तुम्हें बता दे रहा है, हिंदी में नहीं है, वो अरबी और फारसी की भाषाओं से हिंदी में जो शब्द आए या अंग्रेजी से जो शब्द आए उनसे शामिल हो गए। जैसे आप लोगों ने दो फूल सुने होंगे, एक तो फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल फूल, और एक फूल अंग्रेजी में भी लिखते हुए एक फा पीएच से बनता है, एक फा एफ से बनता है। अगर जो कोई तुमसे पूछे फूल हो या फूल हो तो तुम लोग क्या हो? फूल, पीएच
फूल, होठ ऐसे बंद करके। कोई भी ये मत बोल देना कि मैं फूल हूं, फूल माने मूर्ख हो जाएगा, एफ। ठीक, इसको ध्यान से समझो। तो एक ध्वनि तो था, पा, था, पा, था, मा, होठ बंद होके। ये वाली वो है जो पीएच से लिखी जाती है, फोन। लेकिन फूल, लेकिन एक ध्वनि जो दूसरी भाषाओं से आ गई, जिसमें फा में नीचे बिंदी लगती है, फा और नीचे एक बिंदी लगेगी, जिसे उर्दू में हम नुक्ता कहते हैं। तो ये नुक्ता लगने के बाद ये ध्वनि किस प्रकार से होगी उच्चरित? होठ खुले रख के फूल, फा, 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 था, पीएच, फा, एफ, एफ, फा, फा। ठीक, तो ये कहां से बोल रही है? जिसको हम बोलते हैं दंतोष्ठ, दांत के साथ ओठ मिलकर उच्चरित हो रहा है, इसलिए यह ध्वनि कहलाएगी दंतोष्ठ। मेरे ख्याल से ये तीन जो स्थान हमने बताए मिलके, इसमें ये वाला अलग था, लेकिन दंतोष्ठ से हुआ के कारण याद रखो, फा भले ही भूल जाओ, फा, क्योंकि ये आगत है, ये हिंदी वर्णमाला का नहीं है। ऐसे हिंदी वर्णमाला में एक होता है जा, जा, और एक होता है जा। आयुष गुप्ता, पीएच वाला, अरे भाई पीएच वाला है ना, तो वो फा है, फोन, जिसमें कोई भी इंग्लिश स्पेल जब तुम करोगे तो पीएच के साथ करोगे, तो पीएच वाला था। और जो होठ खोल के बोलोगे वो है फा, फा, जिसमें नीचे नुक्ता लगता है, इंग्लिश में ये एफ से बनता है। ऐसे ही हम बता रहे थे जा, जो जैसे बनाते हो, छा, जे, च वर्ग में। और एक होता है जा, जा, जिसे जेड में इंग्लिश में लिखते हैं और उसमें नुक्ता लगा होता है, उसको यहाँ नहीं बता रहे, लेकिन ये हमने फा इसलिए बता दिया क्योंकि ये प्रयुक्त भी होता है और ये दंतोष्ठ एक स्थान है जहां इसमें आ जाता है। अब अगर जो एक और अनोखा स्थान हम बताएं जिसमें कुछ ध्वनियां हैं जो कि कई अन्य बड़े बंटवारे में तो हमने दूसरे स्थान पे बांट दी, लेकिन हकीकत में वो थोड़ी बहुत बदल जाती हैं, उसको हम कहते हैं वर्ड्स। वर्ड्स, व आधा ता, आधा सा, और या और ऊपर आधा रा लगेगा, ये वर्ड्स से बोला जाता है, वर्ड्स। वर्ड्स हिंदी में इसे तुम लोग जानते हो, वर्ग से क्या होता है जानने के लिए ब्रैकेट में लिख लो, वो है मसूड़ा, मसूड़ा, मसूड़े, जिसे हम कहते हैं गम। मसूड़ा या गम कहाँ है? जहां पर हमारे दांत जुड़े होते हैं, जहां से हमारे दांत निकलते हैं, वो है हमारा वर्ग से मसूड़ा। ठीक, वर्ग से कौन सी ध्वनि उच्चरित होती है? तो इसमें वो ध्वनियां हैं जो अधिकतर हम ऊपर पहले पढ़ आए हैं इनमें, लेकिन हकीकत में वो ध्वनियां जो हमने दांत से पढ़ी या हमने मूर्धा से पढ़ी, उन ध्वनियों में कई ध्वनियां ऐसी हैं जो कि न दांत से बोली जाती हैं न मूर्धा के स्थान से उच्चरित होती हैं। वो ध्वनियां मसूड़े के स्थान से, जिसे हम गम कहते हैं या वत्स कहते हैं, वहां से उच्चरित होती हैं। इन्हीं को यहां पढ़ लेते हैं। सबसे पहले अगर जो हम कहें तो इसमें रा, रा, अभी हम रा आपको कहां बताया क्या है? मूर्धा में। ठीक, रा मूर्धा में, लेकिन यही रा अगर जो आप देखोगे तो सही में उच्चारण कहां से होता है? मसूड़े से। मूर्धा की चीज नहीं टच होती, मसूड़े के पास ऐसे ऐसे प्रकंपित या लुंठित होकर टच होती है, रा, रा। ठीक, फिर एक
दंत में तवर का पंचमाक्षर न, 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 न। ता, ता बोलोगे तो दांत से जीभ टच होगी। तवर पूरा बोल के देखो, तवर। ता, था, दा, था, ना। ना बोलते ही जीभ थोड़ी पीछे बढ़ जाती है। घर पे बोल के देखना तुम सब लोग, साथ साथ भी बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हो क्योंकि अपने घर में बैठे हुए हो। ता, था, दा, था, ना। ना में जीभ थोड़ी पीछे चली जाती है, इसीलिए इसे दंत से थोड़ा सा पीछे बढ़ा के हम कहां ले जा रहे हैं? वत्स पर, मसूड़े पर, ना। फिर इसमें एक ध्वनि जिसको अभी हम लोग कहां पढ़ के आए थे? दंत में ही वो ध्वनि थी ला। ला में हमने कहा था दांतों पे जाके लगता है, लेकिन अगर जो हम और बारीक अंतर करें तो ला का उच्चारण दांत से न होकर वर्त से होता है, ला, ला। घर पे बोल के देखना, ला। उसके बाद दंत में ही एक ध्वनि थी सा, जिसे दंती सा आप कहते हो, सा, सा, सा। इसमें तुम्हारी जो जीभ होती है वो नीचे वाले दांतों के मसूड़े पर टच होकर उच्चरित होती है, सा, सा, सा। सीता, जीभ नीचे रखी रहती है, नीचे वाले दांतों के मसूड़े से टच रहती है और वहीं से तुम उच्चरित कर देते हो सा। तो जो हमने वर्ष में ये चार ध्वनियां बताई, ये चारों ऑलरेडी तुम्हें यहां पर बता चुके थे मूर्धा और दंत में। मूर्धा में रा, बाकी दंत का पावर का अंतिम ना, सा, ला, ये वर्ष से होते हैं। तो तुम कहो कि दोनों से होते हैं तो सर उत्तर क्या सही होगा? तो अगर जो बड़े बड़े बंटवारे ये 5 अंगों के पूछेगा तो वो दंत ऑप्शन देगा, लेकिन अगर जो किसी एग्जामिनर ने कठिन किसी परीक्षा में उत्तर प्रश्न बनाने के चक्कर में वर्ष से नाम दे दिया, तो अगर जो दंत और वर्ष दोनों दिए गए तो वर्ष, अगर जो सिर्फ एक दिया गया दोनों में तो जो दिया गया वो सही, और दंत ही दिया तो दंत सही, वर्ष दिया तो वर्ष सही, दोनों दिए तो वर्ष सही, क्योंकि ज्यादा सटीक वर्ष से है मसूड़ा। अब इसी से एक वो जो अभी बता रहा था ज, एक तो ज जो जे से बनता है, ठीक, जा जहाज, लेकिन जरूरी, जरूरी, जरूरी वाला जो ज है वो कहां से बोला जाता है? जिसमें नीचे नुक्ता बिंदी लगी है, ये वर्ष से बोला जाता है। इसमें भी जीभ नीचे वाले दांतों के मसूड़े से जुड़ी रहती है, ज। अब हमने तुम्हें था और जा, ये दो वो बता दिए जो आगत हैं, इसलिए ये अलग हमारी कटघरे में हो गए। और ये चार जो वर्ष से बताए हैं ये ऑलरेडी मूर्धा और दंत की लिस्ट में आ गए। स्वर में हमने तुम्हें सारे बता दिए, आ, ई, उ, रे, ए, ऐ, ओ, औ 11। फिर तुम्हें 27 स्पर्शी और वर्गीय व्यंजन बता दिए, चारों अंतस्थ बता दिए, य, रा, ला, उआ। फिर श, श, सा, हा, ठीक। अब क्षेत्र, ज्ञा, स्र, ये चार जो संयुक्त व्यंजन होते हैं वो हमने नहीं लिखाए, वो जो ध्वनियां मिलके बनती हैं उनसे होते हैं, इसीलिए हम इनको अब अलग से लिखवाएंगे। तो यहीं पे चौथा लिख लो, पहला लिखा था स्पर्श या वर्गीय व्यंजन, दूसरा लिखा था अंतस्थ व्यंजन, तीसरा लिखा था ऊष्म व्यंजन। नंबर 4 चौथी हेडिंग डालो, नंबर 4। इस पर भी बाद में आएंगे हम तुम लोगों से डिस्कस करने, लेकिन पहले नंबर 4। नंबर 4 में क्या लिखना है तुम्हें? नंबर 4 संयुक्त व्यंजन। नंबर 4 संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में कौन कौन से होते हैं, या इसे आगे लिख लो, दो भिन्न भिन्न व्यंजनों से मिलकर
बने हुए व्यंजन को संयुक्त व्यंजन ध्वनि कहते हैं। दो व्यंजन ध्वनियों के, दो भिन्न भिन्न व्यंजन ध्वनियों के मेल से बने हुए संयुक्त व्यंजन ध्वनि को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। यह चार हैं, यह चार हैं। कौन कौन से चार हैं, एक एक लिख लेना। सबसे पहली जो व्यंजन ध्वनि है वो है छ। छ काहे से मिलकर बना है? का धन श। ठीक, का धन श। हलंत चाहो दोनों पे लगानी पड़ेगी, संस्कृत में लगाते हैं, हिंदी में न लगाओ तो भी चलेगा। का और श। इसीलिए इसकी अंग्रेजी में स्पेलिंग क्या हो जाती है? के काकी और एस एच साकी। इसे छत्री। दूसरा संयुक्त व्यंजन है त्र। त्र काय से मिलकर बनेगा? ता धन रा। ता धन रा, त्र। और चौथी जो ध्वनि है, तीसरी जो ध्वनि है छात्रा ज्ञा। सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग यही है, जिसे हम ज्ञानी कहते हैं। संस्कृत में इसको ज्ञानी कहते हैं। और आज से इसको याद कर लेना, सबसे ज्यादा परीक्षाओं में यही पूछी जाती है। जा धन य, जा धन य। च वर्ग जो तालु से बोला जाता है उसका या, तो ज्ञा। हिंदी में हम इसको ज्ञा बोलने लगे, संस्कृत में इसको ज्ञा ही बोला जाता था। ज्ञानी, पुराने लोग संस्कृत वाले अभी भी कहेंगे ज्ञानी, हम लोग ज्ञानी कहते हैं। क्लियर यहां तक? चौथा जो संयुक्त व्यंजन है वो है आपका स्रा। स्रा, श्री, श्रीमती, श्रीमान। ये शा धन रा, एस एच आर, स्रा। ये चार हमारे क्या हो गए? संयुक्त व्यंजन। ठीक, अब हमने इस टेबल में सारे तुम्हें वर्ण बता दिए, ये चारों भी समझा दिए। चौथा हमने बताया संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में ये चार व्यंजन। क्लियर यहां तक? ये चार व्यंजन, ये हमारे हो गए संयुक्त व्यंजन। छ, त्र, ज्ञा, स्रा। द्विगुण ऑलरेडी हमने बता दिए। अब ये जहां जहां का उच्चारण स्थान है, ये कहां से है? कंठ से। ये कहां से? मूर्धा, कंठ धन मूर्धा। ये कहां से है? दंत से। और ये कहां से है? मूर्धा से, दंत मूर्धा। ये कहां से है? तालु से। और ये कहां से है? तालु से। तो ज्या कहां से हो गया? तालु से। स्रा, ये शा कहां से है? तालु से। रा कहां से है? मूर्धा से। तो तालु और मूर्धा। अब कोई भी वर्णमाला के 52 वर्णों में किसी को भी न समझ में आ रहा हो कि ये वाला कहां से बोला जाएगा, तो वो मुझसे पूछे और मैं उसको बताता हूं। सारे के सारे आपके सामने बोर्ड पर क्लियर हैं। इनमें कोई भी वर्ण नहीं छोड़ा है। ये तो एडिशनल जोड़ के बता दिए हैं, ये चार एक स्थान से दूसरे स्थान भी बता दिए हैं। अब आपकी पूरी वर्णमाला में किसी को कोई भी वर्ण जो अटक रहा हो और जो ये लग रहा हो कि ये मुझे जानकारी नहीं है कि ये कहां से बोला जाता है, तो वो आप हमें मैसेज करिए, कमेंट करिए, मैं भी आपका क्लियर करता हूं। यहां तक जितना बताया उसमें किसी का कोई डाउट हो तो वो पूछिए।
किसी का कोई प्रश्न, कोई डाउट? सर आपने हलंत लगाया था, अगर इन पे हलंत न लगाएं तो ऊपर की लाइन हटा दे। सर प्लीज सर बताइए। लाइन हिंदी में नहीं हटाते, हमने बोल दिया था बेटा। सही तरीका तो ये है कि ये भी आधा है, ये भी आधा है, इनमें कोई नहीं लगाया। लेकिन हिंदी में लिखते हुए हम नहीं लगाते हैं, जब संस्कृत में लिख रहे होते हैं तो लगाते हैं। तो सही क्या होगा कि इन पे सब पे लगा हुआ, ठीक। लेकिन फिर हम ये मान लेते हैं कि व्यंजन के साथ एक ध्वनि आती है आ, तो इन पे हटा सकते हैं, इस पे भी हटा सकते हैं, तो हमने सब में लगा दिया। अब खुश, ठीक। इसमें स्वर की कोई ध्वनि नहीं है, व्यंजन है। जा के अतिरिक्त जो नुक्ते वाले वर्ण हैं उन्हें हिंदी वर्णमाला में स्वीकार ही नहीं किया जाता है। जैसे उर्दू में ख, ख, ग, ये जो हैं इनको हिंदी स्वीकार नहीं करती, इनको यहीं पे कंठ में ही सारे हमने रख दिए, ग, ख, ग, कंठ से। और कोई नुक्ते वाला तुम्हारा बचा हुआ हो तो वो तुम पूछ लो हमसे, राज साहब। नुक्ते वाला और कौन सा तुम्हारा फंसा हुआ है? हमने सबसे ज्यादा हिंदी शब्दों में ये दो यूज होते हैं, फा और जा, वो बता दिए। बाकी जो है का के नीचे नुक्ता लग जाता है तो का, ख, ग, ये ग, ख, ग, ये कंठ से है। और किसी का कोई भी डाउट फटाफट पूछो। यहां तक के जितनी भी चीजें हमने बताई हैं इनमें 52 वर्णों के स्थान हमने तय कर दिए हैं। बोर्ड लगने का कुछ फायदा तुम लोगों को मिला होगा कि यहाँ पे लिखा हुआ तुम्हें दिखाई दे रहा है। यहां तक किसी का किसी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप देख सकते हो। लाइव क्लास की कुछ सीमाएं होती हैं, ये रिकॉर्डेड डाला जाता तो और अच्छी क्वालिटी और सारी चीजें हो जाती, लेकिन लाइव के लिए हमें कुछ समझौते करने पड़ते हैं। फिर भी मैं बोर्ड लगा के लाइव आके तुम्हें बता रहा हूं कि आप लोग जो पूछना चाहो हमसे पूछ लो, मन में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर जो पढ़ाई लिखाई में कोई डाउट रह जाए तो फिर उसमें मजा नहीं रहता। कोई भी डाउट हो पूछो। 52 के लिए आज हमने व्यंजन वर्णों के मुख्य वर्गीकरण करके 4 हिस्सों में स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, इस आधार पर बांटकर हमने व्यंजन वर्ण आपको समझा दिए हैं। अब जो अन्य व्यंजन वर्णों के बंटवारे हैं वो अलग अलग आधारों पे, जैसे प्राण या श्वास की मात्रा के आधार पर, जिनको हम कह देते हैं अल्प प्राण या महाप्राण। दूसरा बंटवारा होता है घोष या नाद या स्वर यंत्रियों के झंकृत होने के आधार पर, उनको हम अघोष या सघोष में बांटते हैं। तो अघोष में, सघोष में, अल्प प्राण में, महाप्राण में क्या उनकी परिभाषा है, किस तरह से बंटवारा होता है, ये हम कल के क्लास में आप लोगों को बताएंगे। उसके बाद अभी हमारा बचे हुए हिस्से में अयोगवाह बचे हुए हैं, जिनमें हम अनुस्वार और विसर्ग बताएंगे। साथ ही बचे हुए हिस्से में हमारा अनुनासिक स्वर और निरनुनासिक किसे कह देते हैं ये भी बचा हुआ है, वो बताएंगे। फिर व्यंजन द्वित्व और व्यंजन गुच्छ, और इसी के साथ हमारी हिंदी वर्णमाला की सारी बातचीत पूरी हो जाएगी। फिर आप लोगों को हिंदी वर्णमाला के साथ ही हिंदी के विराम चिन्ह, आदरणीय कामता प्रसाद गुरु ने हिंदी के 20 विराम चिन्ह बताए थे, जिन्हें इंग्लिश में तुम पंचुएशन के नाम से जानते हो। पंचुएशन हिंदी में उसे हम विराम चिन्ह कहते हैं। तो हिंदी के जो भी विराम चिन्ह हैं उनके बारे में विस्तृत जानकारी हम वर्णमाला पूरी होने के बाद तुम्हें देंगे। 20 के 20 विराम चिन्ह तुम जान जाओगे तो लिखने के दौरान तुम्हें कम दिक्कत होगी, उस पर बात करेंगे और फिर मानेंगे कि हमारी वर्णमाला की बात पूरी हो गई।
फिर आगे जैसी तुम लोगों की इच्छा या जो सुझाव या जो आदेश होगा उसके अनुसार। थैंक यू। आज के लिए कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो, नहीं तो आज का क्लास पूरा। नया प्रयोग आपको कैसा लगा, ये सेटअप आपको कैसा लग रहा है, इसके लिए व्हाट्सएप पर हमें सुझाव दीजिएगा, बताइएगा कि ये ज्यादा बेहतर है जैसे मैं पहले पढ़ा रहा था उसकी तुलना में। तो जो भी आप लोगों के सुझाव होंगे वो व्हाट्सएप पे दीजिएगा, इंतजार रहेगा, हमें जरूर बताइएगा, अपनी क्वेरीज पूछिएगा। और फिर मिलते हैं कल 2 बजे और आज 4 बजे इंडियन पॉलिटी के लिए। शाम को 4 बजे इंडियन पॉलिटी के लिए और कल 2 बजे इससे आगे वर्णमाला की बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। टेक केयर।